हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अदब स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीओ गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 3, जिसका नाम है कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। यानी कि लेटर पोस्ट आइटम्स की जितने भी क्लासेस हैं उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं, आज सेक्शन नंबर 3 में इसको जानेंगे। और सेक्शन नंबर 3 है क्लॉज नंबर 24 से लेकर के 56 तक। तो क्लॉज नंबर 24 से 56 तक आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और प्रश्न सेक्शन 3 से पूछा जा सकता है कि सेक्शन 3 का नाम क्या है। तो सेक्शन 3 का नाम हो जाएगा कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो नाम है वो किस सेक्शन का है। तो सेक्शन नंबर 3 का नाम है, ये याद रखना है। और नया प्रश्न जो कि अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है, वो क्या है कि सेक्शन नंबर 3 का नाम के सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज कौन कौन से हैं। तो क्लॉज नंबर 24 से लेकर के 56 तक क्लॉज सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 में आते हैं रूल नंबर 24 से 56 तक, और ये पीओ गाइड पार्ट 2 से है। और आज की जो क्लास है वो एक थ्योरी क्लास है, और थ्योरी क्लास में आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। और नेक्स्ट जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं लेटर के बारे में, यानी कि पत्र के बारे में। तो एक पत्र जो कि फॉरेन पोस्ट के मामले में अधिकतम वजन की सीमा है इसकी 2 किलोग्राम तक, यानी कि एक लेटर को फॉरेन पोस्ट से 2 किलोग्राम से अधिक का नहीं भेजा जा सकता है। मैक्सिमम वेट की लिमिट क्या हो जाएगी, 2 केजी। और प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है। और लंबाई चौड़ाई के बारे में जान लेते हैं कि एक पत्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग 900 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 900 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कन्वर्जन है, यानी कि रूपांतरण है किसका, mm का सेंटीमीटर का, mm का सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर का mm में, इससे संबंधित एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उसे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग 900 mm पढ़ रहे हैं, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सेंटीमीटर्स में पूछ सकते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो उस वीडियो को देखेंगे, उसमें 2-3 यूनिट्स को कन्वर्ट करना बताया है, तो वहाँ जाके देख लेंगे। और बेसिकली एक पत्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 900 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीनों में से जो सबसे लंबी भुजा होगी उसकी लंबाई 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक साइड जो कि सबसे लंबी होगी वो 600 mm से ज़्यादा नहीं होगी। जब टोटल का योग करेंगे लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ का, लंबाई, चौड़ाई और गहराई का, तो उसका जो टोटल है वो 900 mm से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। रोल फॉर्म में क्या कंडीशंस है, तो रोल फॉर्म में लंबाई प्लस जो डायमीटर है, व्यास है, उसका 2 गुना, इसका जो टोटल है वो टोटल 1040 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 1040 mm तक लंबाई और व्यास के 2 गुने का जो टोटल है वो 1040 mm तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रोल फॉर्म में सबसे लंबी जो भुजा है उसकी लंबाई 900 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कंडीशंस रोल फॉर्म में अलग है और सिंपल फॉर्म में अलग है। नेक्स्ट जान लेते हैं कि मैक्सिमम मेजरमेंट्स को जान लिया, अब जान लेते हैं मिनिमम के बारे में कि न्यूनतम क्या सीमा होना चाहिए। तो एक पत्र के लिए न्यूनतम जो लंबाई और चौड़ाई है वो 90 × 140 mm, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो माप है वो 90 mm और 140 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और रोल फॉर्म में क्या है, रोल फॉर्म में लंबाई प्लस व्यास के 2 गुने का जो टोटल है वो 170 mm से कम नहीं होना चाहिए। और जो सबसे लंबी भुजा है रोल फॉर्म में वो 100 mm से कम की नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं स्टैंडर्ड एनवेलप के बारे में कि एक आदर्श लिफाफा क्या होता है, मानक लिफाफा क्या होता है। तो एक मानक लिफाफा या स्टैंडर्ड एनवेलप वो लिफाफा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई की जो माप है वो 120 mm और 235 mm के साथ साथ में जो मोटाई है वो 5 mm से कम होनी चाहिए। यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो 120 mm और 235 mm होनी चाहिए, और जो मोटाई है वो 5 mm होना चाहिए। और इसके लिए टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब ये है कि +2 ज़्यादा हो सकता है या -2 हो सकता है। यानी कि प्लस और -2 का टॉलरेंस इसमें देख सकते हैं, इससे ज़्यादा का टॉलरेंस नहीं होना चाहिए।
और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या रहता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो रहेगा √2 यानी कि वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। इससे ज़्यादा का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी लिफाफों को स्टैंडर्ड एनवलप या मानक लिफाफे कहते हैं। स्टैंडर्ड एनवलप के बाद जानते हैं पेनल्टी फॉर ब्रीच कंडीशंस, यानी कि अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो किस प्रकार से पेनल्टी लगती है। तो अगर कोई आर्टिकल जो कि लेटर के रूप में भेजा गया है और वो अपनी निर्धारित शर्त है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी साइज वेट से संबंधित, और जितनी भी कंडीशंस है अगर उनका उल्लंघन होता है तो उस केस में क्या करना है कि जो आर्टिकल है उसे भेजना कहाँ पर है, रिटर्न टू सेंडर, यानी कि प्रेषक को वापस भेजना है। अगर उस पर कोई बकाया है यानी कि कोई पोस्टेज चार्जेस बकाया है या कोई अन्य चार्जेस बकाया है तो वो भी उनसे लिए जाएंगे और उस केस में भी सेंडर को रिटर्न करना होगा। और ऐसे आर्टिकल को गंतव्य देश यानी कि जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है जहाँ पर इस आर्टिकल को डिलीवर्ड होना है, तो वहाँ पर ऐसे आर्टिकल्स को जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं के अनुसार इनकी डिलीवरी की जाती है। डाक का वितरण उसी तरीके से किया जाता है, यानी कि जिस कंट्री के जो भी नियम होंगे उस अनुसार अपने नियम और कायदों के अनुसार ही वो लोग इस डाक का वितरण करेंगे। अगर किसी भी आर्टिकल का वजन अधिकतम वजन सीमा का उल्लंघन करे तो उनको निर्धारित शुल्क के अनुसार भुगतान वसूला जाएगा। बेसिकली ये है कि अगर किसी आर्टिकल का वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में, जैसे कि एक्स्ट्रा अगर 1 केजी हो जाता है तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा 1 केजी पर जितना भी चार्जेस लगेंगे वो सभी चार्जेस दोबारा से उनको पे करने होंगे। नेक्स्ट है कि पोस्टेज अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स का क्या करना है, यानी कि ऐसे लेटर्स जो कि बिना भुगतान वाले हों या आधे अधूरे भुगतान वाले हैं उन लेटर्स के साथ में क्या करना है। तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा किसी भी देश के लिए अगर अंतर्देशीय पत्र कार्ड नहीं दे सकते हैं, अगर ऐसा कोई आर्टिकल पोस्ट किया जाता है तो उसे अधूरा भुगतान वाला पत्र यानी कि इनसफिशिएंट पेड लेटर माना जाएगा। बेसिकली अंतर्देशीय पत्र कार्ड किसके लिए दे सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो कौन कौन से देश हैं, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा। अगर कोई व्यक्ति फिर भी भेजता है इनके अलावा तो ऐसे आर्टिकल्स को माना जाएगा इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स, यानी कि उनका जो भुगतान है वो आधा अधूरा है। नेक्स्ट जानते हैं पोस्ट कार्ड के बारे में। तो पोस्ट कार्ड के केस में मैक्सिमम डायमेंशंस क्या है, यानी कि मैक्सिमम क्या है कि एक पोस्ट कार्ड की लंबाई और चौड़ाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 105 mm और 148 mm। वही मिनिमम हो सकती है 90 mm और 140 mm। और mm को सेंटीमीटर में बदलना आप लोगों को आना चाहिए और सेंटीमीटर को mm में बदलना आना चाहिए। इससे संबंधित आप वीडियो देख लेंगे। नेक्स्ट जो रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड होते हैं, द रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन द फॉरेन पोस्ट एक्सेप्ट भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल फॉर विच इनलैंड रेट्स अप्लाई। बेसिकली ये है कि जो रिप्लाई के जो पोस्ट कार्ड सर्विस है, रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के लिए ही है। कौन कौन से देश थे वो, तो वो देश थे भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। और इन पर जो रेट्स हैं वो कौन कौन से लगेंगे, जो इंलैंड की जो रेट्स हैं यानी कि जो सतही माध्यम वाली जो रेट्स हैं, जो इंलैंड की जो रेट्स हैं जो कि इंडिया में एप्लीकेबल होती है, वही इन केसेस में यानी कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के केस में फॉरेन पोस्ट के मामले में ली जाएगी। और इनके अलावा रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड सर्विस है वो किसी भी देश के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। द पोस्ट ऑफिस इशूज एयर मेल पोस्ट कार्ड फॉर ट्रांसमिशन टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि पोस्ट ऑफिस क्या जारी करता है, तो पोस्ट ऑफिस जारी करता है एयर मेल के जो पोस्ट कार्ड हैं। पोस्ट कार्ड कौन से, एयर मेल वाले जो पोस्ट कार्ड हैं, एएम पोस्ट कार्ड हैं, वो इशू करता है पोस्ट ऑफिस फॉरेन कंट्रीज के साथ में जब कोई पत्र व्यवहार किया जाता है। तो for transmission by surface, either inland postcard with additional adhesive stamps or privately manufactured postcard may be used, यानी कि ट्रांसमिशन अगर बाई सरफेस करना है
चाहे वो इनलैंड पोस्ट कार्ड हो, और उन पर एडिसिव स्टैंप्स लगाने चाहिए, यानी कि कुछ अतिरिक्त स्टैंप्स हैं, एडिसिव स्टैंप्स है, वो एडिशनल करनी है, एडिशनल स्टैंप्स लगानी है। या कोई प्राइवेट तरीके से अगर कोई पोस्ट कार्ड बनाया गया है तो उसे भी भेज सकते हैं। और नेक्स्ट में है कि दे मे आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय एयर, यानी कि उनका ट्रांसमिशन कैसे होगा, बाय एयर, यानी कि वो बाय एयर भी उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और एक जो शब्द है पोस्ट कार्ड के रूप में, यानी कि अगर किसी डाक वस्तु का आप एज ए पोस्ट कार्ड भेज रहे हो तो उस पर क्या लिखा होना चाहिए, तो एड्रेस जिस तरफ लिखा होगा, यानी कि जिस तरफ पता लिखा जाता है उस पर जो शब्द है पोस्ट कार्ड वो लिखा हुआ होना चाहिए। और ये हेडिंग है वो पिक्चर पोस्ट कार्ड जो होते हैं उस केस में कंपलसरी नहीं है। पिक्चर पोस्ट कार्ड के अलावा सभी पोस्ट कार्ड में जो शब्द है पोस्ट कार्ड वो लिखना ही चाहिए, यानी कि अगर कोई पिक्चर पोस्ट कार्ड है तो ये हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सिंपल पोस्ट कार्ड है तो ये हेडिंग लिखी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ कंडीशंस, जैसे कि पोस्ट कार्ड को मोड़ना नहीं चाहिए, पोस्ट कार्ड में कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए, काटना नहीं चाहिए, और उसे खुला हुआ पोस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं पोस्ट कार्ड को भेजने की। और पते की दाईं ओर आधा हिस्सा प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि जिस तरफ एड्रेस लिखा हुआ है उसका जो आधा हिस्सा है उस पर प्राप्तकर्ता का दाईं ओर वाला जो हिस्सा है, पते की ओर दाईं ओर, पते की ओर दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड साइड में जो हिस्सा है उस पर प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि जिसके लिए हम लोग भेज रहे हैं एड्रेसी का पता, डाक टिकट चिपकाने के लिए जगह, फ्रैंकिंग मशीन की अगर छाप लगनी है तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, लेवल के लिए जगह होनी चाहिए, और एडवाइस ऑफ डिलीवरी यानी कि एडी जिसे कहते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शंस जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं उसके लिए जगह छोड़नी ही चाहिए। और पते की ओर बाईं तरफ, पते की ओर बाईं तरफ यानी कि दाईं तरफ एड्रेसी का पता लिख लिया, नाम पता लिख लिया, और ऊपर जो जगह है वो पोस्टेज स्टैंप चिपकाने के लिए भी छोड़ दी, लेवल के लिए भी छोड़ दी, यहाँ एड्रेस लिख लिया। और नेक्स्ट ये जो जगह है और इसके जो पीछे का जो हिस्सा है उस पर क्या होगा, तो उस पर लिखना होगा, प्रेषक को अपना नाम पता लिखना है, और वो अगर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो उस मैसेज को भी भेज सकते हैं। बेसिकली ये कि पते की ओर बाईं तरफ और पीछे का पूरा भाग प्रेषक के लिए होता है, जिसमें वो अपना नाम पता और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। बेसिकली कुछ अगर उसे लिखना है तो उस केस में वो लिख सकते हैं। लेकिन जो राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है पते वाला, उस पर एड्रेसी का नाम पता लिखा जाएगा, लेवल चिपकाने के लिए जगह रहनी चाहिए, पोस्ट कहते हैं लेवल के लिए जगह होना चाहिए, पोस्ट चिपकाने के लिए जगह होनी चाहिए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं उनके लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। और बाकी जो हिस्सा है यानी कि पते की ओर बाईं ओर वाला लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा, और पता लिखा है उसके पीछे वाला पूरा हिस्सा किसके लिए होता है, वो होता है सेंडर के लिए, प्रेषक के लिए। वो उस पर अपना नाम पता और जो भी उनको नोट्स वगैरह लिखनी है वो लिख सकते हैं। अगर कोई पोस्ट कार्ड उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है, यानी कि जो भी कंडीशंस अभी पोस्ट कार्ड से संबंधित हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनको अगर कोई पोस्ट कार्ड पूरा नहीं करता है तो उस पोस्ट कार्ड को एज ए लेटर यानी कि उसको एक पत्र की तरह ही माना जाएगा, और पत्र की तरह जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा, और उसी अनुसार उनसे पोस्टेज टेक्स्ट की जाएंगी। यानी कि अगर कोई पोस्टेज शुल्क वगैरह अगर उसका कोई पेंडिंग है, बकाया है, तो उसी अनुसार उनसे पोस्टेज ली जाएंगी। अगर डाक टिकट पते के पीछे की ओर चिपकाई जाती है, यानी कि मान लेते हैं कि एड्रेस इस साइड लिखा हुआ है और इसके जस्ट पीछे की तरफ अगर किसी ने पोस्टेज स्टैंप्स को चिपका दिया, डाक टिकटों को चिपका दिया, तो ऐसे केस में उस पोस्ट कार्ड को बिना भुगतान वाला यानी कि अनपेड माना जाएगा, और उससे जो पोस्टेज चार्जेस वगैरह है वो उसी अकॉर्डिंग उनसे ली जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटेड पेपर्स के बारे में। तो प्रिंटेड पेपर्स फॉरेन पोस्ट के मामले में है, वहीं इनलैंड पोस्ट के मामले में जो सर्विस है जो कि इससे मिलती जुलती है वो कौन सी है, तो वो है बुक पैकेट। और उसी तरह फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड सेवा होती है, यानी कि जिस तरह इनलैंड पोस्ट में बुक पैकेट की सर्विस होती है, जिस तरह से इनलैंड पोस्ट में बुक पैकेट की सर्विस होती है, उसी तरह फॉरेन पोस्ट में क्या होता है, प्रिंटेड पेपर होती है। यानी कि
लगभग जितने भी सारे रूल्स जो कि प्रिंटेड पेपर्स के हैं वो इनलैंड पोस्ट के मामले में बुक पैकेट के भी हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस इसमें रखा गया है। यानी कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ शर्तों को छोड़ने के अलावा बाकी जो कंडीशंस हैं वो दोनों के लिए एक जैसी ही है। विदेश पोस्ट में प्रिंटेड पेपर को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, वहीं बुक पैकेट को इनलैंड पोस्ट के मामले में 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। जब हम लोग पीओ गाइड को करेंगे, जब बुक पैकेट सर्विस को भी डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी जान लेते हैं प्रिंटेड पेपर के बारे में। तो प्रिंटेड पेपर को विदेश पोस्ट के मामले में 2 श्रेणियों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सी श्रेणी है? पहला है ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर और दूसरा है न्यूज़पेपर। जिन वस्तुओं को इनलैंड पोस्ट बुक पैकेट के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है, यानी कि ऐसे आर्टिकल जिनको बुक पैकेट के रूप में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें नहीं बुक करते हैं या उनका ट्रांसमिशन नहीं करते हैं इनलैंड पोस्ट के मामले में, सेम टू सेम उन्हीं आर्टिकल को विदेश पोस्ट के मामले में प्रिंटेड पेपर्स के रूप में हम लोग भेज नहीं सकते। यानी कि जो कंडीशंस अगर कोई आर्टिकल बीपी यानी कि बुक पैकेट के लिए फॉलो नहीं करता, उसी आर्टिकल को अगर कोई चाहे तो या ऐसा कोई आर्टिकल जो बीपी की जो कंडीशंस है उनको फॉलो नहीं करता, वही कंडीशंस अगर पीपी के लिए है, प्रिंटेड पेपर के लिए है, तो उस केस में भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिन वस्तुओं को इनलैंड पोस्ट बुक पैकेट के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है, उन सभी वस्तुओं को विदेश पोस्ट में प्रिंटेड पेपर के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ये एक समानता है इनलैंड पोस्ट के मामले में बुक पैकेट और फॉरेन पोस्ट के मामले में प्रिंटेड पेपर के रूप में। नेक्स्ट, प्रिंटेड पेपर के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं या कोई आर्टिकल या कोई डाक वस्तु प्रिंटेड पेपर के रूप में पात्रता कब प्रदान करती है, यानी कि कब उन्हें प्रिंटेड पेपर के रूप में बुक किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो अगर कोई संबंधित प्रिंसिपल के द्वारा अपने स्कूल के विद्यार्थियों के बीच में होने वाले लेटर और पोस्ट कार्ड के आदान प्रदान के रूप में अगर होता है, बेसिकली ये है कि अगर कोई स्कूल है और उसके जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में अगर कोई लेटर या पोस्ट कार्ड का कम्युनिकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उन्हें प्रिंटेड पेपर के रूप में भेजा जा सकता है। स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए अगर कोई कोर्स भेजना है तो उन्हें भी प्रिंटेड पेपर के रूप में भेजा जा सकता है। अगर कोई हस्तलिखित कार्य हो या अखबार के लिए कोई हैंड रिटन नोट्स अगर दी जाती हैं, यानी कि कोई न्यूज़ वगैरह मान सकते हैं अपन लोग, सपोज कर सकते हैं कि कोई न्यूज़ अगर भेजनी है हमें हाथ से लिख करके और उसे हम लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे जो लेख है, हस्तलिखित लेख है, उनको प्रिंटेड पेपर के रूप में भेज सकते हैं। फोटोकॉपीज को प्रिंटेड पेपर के रूप में भेज सकते हैं। और लास्ट वन इज इम्प्रेशन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर, यानी कि कंप्यूटर का जो भी प्रिंटर्स होते हैं उनके द्वारा जितने भी इम्प्रेशंस या आउटपुट लिए जाते हैं उन्हें भी हम लोग प्रिंटेड पेपर के रूप में भेज सकते हैं। किनको नहीं भेज सकते, यानी कि ऐसे कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं जिनको प्रिंटेड पेपर की रेट पर नहीं भेजा जा सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था और प्रश्न तो यहाँ से 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइपराइटर से प्राप्त अगर कोई भी पेपर है उसे प्रिंटेड पेपर की रेट्स पर नहीं भेज सकते हैं। किसी भी मशीन से प्राप्त अगर कोई पेपर है उसे भी प्रिंटेड पेपर की रेट पर नहीं भेज सकते हैं। फिल्म, साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग को भी प्रिंटेड पेपर के जो रेट्स हैं उन पर नहीं भेज सकते हैं। प्रिंटेड आमंत्रित पैकेट, यानी कि प्रिंटेड जो इनविटेशन पैकेट्स होती हैं जो कि शादी में यूज होते हैं, बेसिकली शादी के कार्ड मान लेते हैं, तो वो शादी के कार्ड प्रिंटेड पेपर के अंतर्गत ही आते हैं। और पोस्टेज रेट के अलावा सभी शर्तें जो कि इनलैंड पोस्ट पर लागू होती हैं वो सभी फॉरेन पोस्ट पर भी लागू होती हैं। बेसिकली पोस्टेज रेट्स को छोड़ दें तो जो और कंडीशंस हैं इनलैंड पोस्ट के मामले में जो कि बीपी पर लगती हैं, बुक पैकेट पर लगती हैं, वो सभी फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर पर लागू होती हैं, पोस्टेज रेट्स को छोड़ करके। पोस्टेज रेट दोनों के लिए डिफरेंट है। जो प्रिंटेड पेपर बिना भुगतान वाले या अधूरे भुगतान वाले होते हैं, यानी कि ऐसे प्रिंटेड पेपर जो कि अनपेड होते हैं या इनसफिशिएंटली पेड होते हैं, अधूरे भुगतान वाले होते हैं, उन्हें रिटर्न टू सेंडर, यानी कि उन्हें आरटीएस किया जाता है, उन्हें रिटर्न टू सेंडर किया जाता है, उन्हें प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। अगर प्रेषक चाहता है कि उनको
आर्टिकल को प्रिंटेड पेपर के रूप में भेजना है तो वो उसका जो भुगतान है वो पूर्ण रूप से करेंगे और तब उसको द्वारा पोस्ट करेंगे, तब उसे आगे ट्रांसफर फर्दर किया जा सकता है। वहीं एक हेडिंग जो कि लिखनी होगी किस तरफ, अगर कोई आर्टिकल है उसका जो एड्रेस साइड है वहां पर लिख सकते हैं, तो क्या शब्द लिख सकते हैं वहां पर, तो वहां पर शब्द लिखे जा सकते हैं प्रिंटेड पेपर्स और इम्प्रिंट्स जो शब्द हैं, ऐसे जो शब्द हैं इनको प्रिंटेड पेपर के रूप में यूज करते हैं। यानी कि प्रिंटेड पेपर्स पर क्या छपा होता है तो शब्द होते हैं उन पर प्रिंटेड पेपर्स, या फिर क्या होगा इम्प्रिंट्स जैसे शब्द उन पर अंकित होते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में जो पोस्टेज दरों के अलावा यानी जो पोस्टेज रेट्स हैं उनको छोड़ दें तो जो सभी नियम इंडियन पोस्ट में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पर लागू होते हैं वही नियम फॉरेन पोस्ट में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पर भी लागू होते हैं। यानी कि पोस्टेज रेट्स को छोड़ दें तो अगर पंजीकृत अखबार को, अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को कैश में अगर किसी का पेमेंट करें, यानी कि किसी पंजीकृत अखबार का पेमेंट जो भी चार्जेस वगैरह है वो अगर कैश में करते हैं, इन कैश करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें नगद भुगतान के साथ में पोस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए जो शब्द या अक्षर कौन कौन से लिखे होने चाहिए, बोल्ड लेटर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो लिखनी होंगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले लिखना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस का नंबर, और थर्ड वन इज पोस्टेज पेड या पोर्ट पाए। बेसिकली पोर्ट पाए जो शब्द है उसका मतलब भी पोस्टेज पेड होता है, और यहाँ से प्रश्न लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट शब्द पोस्टेज पेड और जो पोर्ट पाए शब्द यूज करते हैं हम लोग, पोर्ट पाए शब्द है या पोस्टेज पेड जो शब्द है जो हम लोग यूज करते हैं, उन्हें एक बेसिकली एक बॉक्स में बंद करना है, और बॉक्स में बंद करने के साथ इस जो बॉक्स की जो लंबाई और चौड़ाई है उसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप क्या होना चाहिए, 20 mm और 15 mm होना चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम नाप की जो सीमाएं हैं, यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम साइज की जो लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम साइज की जो लिमिट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के केस में, वही प्रिंटेड पेपर के लिए भी है और वही पत्रों के लिए है। बेसिकली ये है कि लेटर्स के लिए जो कंडीशंस मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कंडीशंस थी, नाप की थी, वही सेम टू सेम किन के लिए है, प्रिंटेड पेपर्स के लिए भी है और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए भी है। यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और प्रिंटेड पेपर के जितने भी आकार हैं, लंबाई चौड़ाई की जो भी कंडीशंस है, वो लेटर के बारे में हमने पढ़ा था, वो सेम टू सेम ही है। तो पत्रों की जो लंबाई और चौड़ाई है मिनिमम और मैक्सिमम के केस में हमें हर जगह लगभग यही देखने को मिलेगी। तो लेटर्स की जो लंबाई चौड़ाई मिनिमम और मैक्सिमम है उसे याद रखना ही होगा, क्योंकि मोस्टली जो लंबाई और चौड़ाई के जो साइजेस वगैरह हैं वो लेटर्स के हैं, वही मोस्टली इन सभी वेरियस जो पोस्टेज हैं, वेरियस क्लासेस हैं पोस्ट की, उनके लिए भी है। तो अभी किन किन के लिए हो गया, लेटर्स के लिए भी हो गया, वही प्रिंटेड पेपर्स के लिए हो गया, और वही रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए साइज की लिमिट हो गई। और नेक्स्ट अभी एक दो और ऐसी सर्विसेज हैं उनके भी साइज एक जैसे ही है। तो लेटर्स के जो साइज है उनको थोड़ा सा याद करना कंपलसरी हो जाता है इस केस में। प्रिंटेड पेपर और जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उनके लिए जो मैक्सिमम वेट की सीमा है वो 2 kg है, और इसको एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रिंटेड पेपर्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बुक्स हो या पैम्पलेट्स हो, अगर उन्हें भेजना हो, यानी कि प्रिंटेड पेपर्स के रूप में अगर किसी बुक्स को भेजना हो या पैम्पलेट्स को भेजना हो, तो उस समय उस केस में जो वेट लिमिट है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 5 kg हो जाती है। और यहाँ से प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट जान लेते हैं कि पेनल्टी क्या लगेगी अगर शर्तों का उल्लंघन होता है। तो उस केस में तो प्रिंटेड पेपर इन द फॉर्म ऑफ कार्ड वायलेटिंग द जनरल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिंटेड पेपर्स एंड दोज इन क्लॉज 37 आर ट्रीटेड एज लेटर। यानी कि अगर कोई प्रिंटेड पेपर अपनी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उनको एज ए लेटर यानी कि पत्र की भांति ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा।
If the postage is prepaid on the back other than the address head, they are treated as unpaid and returned to the sender. Basically ये है कि अगर कोई प्रिंटेड पेपर पर जो पोस्टेज है वो एड्रेस वाले भाग पर न चिपकाने के बजाय पीछे की ओर चिपकाई जाएंगी, तो उस केस में क्या करना है, तो ऐसे आर्टिकल्स को अनपेड यानी कि बिना भुगतान वाला ही समझा जाएगा और उनके जो पोस्टेज चार्जेस वगैरह हैं वो उनसे वसूलने के लिए, उनसे लेने के लिए ऐसे आर्टिकल्स को आरटीएस किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। सेंडर के पास, प्रेषक के पास भेजा जाएगा और उनसे जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो उसी तरीके से वसूले जाएंगे। नेक्स्ट, अगर पोस्टेज अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड हैं तो प्रिंटेड पेपर्स के मामले में तो रूल्स क्या है, तो प्रिंटेड पेपर्स शुड बी फुली प्रीपेड, यानी कि जो प्रिंटेड पेपर के रूप में अगर किसी को कोई डाक वगैरह भेजनी है तो उसका जो भुगतान है वो पहले से पूर्ण रूप से करना होगा, यानी कि उसका जो भुगतान है वो पूर्ण रूप से ही करना होगा, पूरा भुगतान करना ही होगा। Unpaid or insufficiently paid printed paper intended for surface transmission are not forwarded to destination under any circumstances. Basically ये है कि अगर कोई प्रिंटेड पेपर जिसका भुगतान बिल्कुल भी नहीं हुआ हो या आधा अधूरा हुआ हो तो उस केस में ऐसे आर्टिकल्स को फर्दर आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। Where possible, they will be returned to the sender for delivery on recovery of charges due under the rules for inland post. Basically ये है कि ऐसे आर्टिकल्स को जिन पर कुछ चार्जेस बकाया है या बिल्कुल भी इनका भुगतान नहीं किया गया है उन्हें आरटीएस किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा, प्रेषक को वापस भेजा जाएगा और उनसे जितने भी चार्जेस ड्यू हैं वो उनसे लिए जाएंगे। Under certain circumstances, articles meant for air transmission are forwarded text with postage due or returned for making up the deficiency. Basically ये है कि अगर किसी को एयर ट्रांसमिशन से अगर अपने आर्टिकल्स को भेजना है तो उस केस में जितना भी पोस्टेज बाकी है उनको पे करना ही होगा और उसके बाद में उनको एयर ट्रांसमिट किया जाएगा। और नेक्स्ट जान लेते हैं बल्क बैग सिस्टम के बारे में, और प्रश्न तो यहाँ से लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो बल्क बैग सिस्टम बेसिकली क्या है, तो बल्क बैग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, तो अवेलेबल फॉर डिस्पैच एंड रिसिप्ट, या तो डिस्पैच के लिए या रिसिप्ट के लिए ऑफ स्पेशल बैग ऑफ प्रिंटेड पेपर टू या फ्रॉम एड्रेसेस या सेंडर इन फॉरेन कंट्रीज। बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है और वो फॉरेन कंट्रीज के लिए कोई बल्क बैग भेजना चाहते हैं तो वो बल्क बैग इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में भी भेज सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में भी भेज सकते हैं। और ऐसे बल्क बैग को भेजने के लिए जो सिस्टम है उसे कहते हैं बल्क बैग सिस्टम। और जो बल्क बैग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, तो वो होंगे प्रिंटेड पेपर्स के ही। तो प्रिंटेड पेपर्स फॉर द सेम एड्रेसी एट द सेम एड्रेस में बी इंसर्टेड इन वन और मोर स्पेशल बैग। बेसिकली ये है कि प्रिंटेड पेपर जो कि एक ही एड्रेसी के लिए है और एक ही एड्रेस पर भेजे जा रहे हैं, यानी कि सेम एड्रेसी एट द सेम एड्रेस, यानी कि एक ही एड्रेस पर और एक ही व्यक्ति को भेजे जा रहे हैं, तो उस केस में एक से ज़्यादा भी स्पेशल बैग्स को बनाया जा सकता है या भेजा जा सकता है। द बैग शैल बी सो क्लोज्ड एज टू एनेबल द पोस्ट ऑफिस टू इंस्पेक्ट द कंटेंट, यानी कि बैग्स की पैकिंग किस तरीके से करनी है, तो बैग को इस तरीके से पैक करना है कि अगर उनका इंस्पेक्शन होता है कस्टम पर जो उनका चेकअप वगैरह होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो उस समय जो भी उनकी सामग्री है उनको चेक करने में आसानी होनी चाहिए। इस तरीके से उनको पैकिंग करनी है, बैगों को क्लोज करना है। और इसके लिए बल्क बैग सिस्टम में अगर किसी बैग को भेजा जाता है तो मिनिमम वेट लिमिट है 5 kg और मैक्सिमम वेट लिमिट है 30 kg। एप्लीकेशन किसको भेजनी है, अगर कोई व्यक्ति बल्क बैग फैसिलिटी को लेना चाहता है तो उनको हेड ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल प्रमुख, जिन्हें सीपीएमजी कहते हैं या हेड ऑफ द सर्कल होते हैं सीपीएमजी, तो अगर कोई बल्क बैग की फैसिलिटी लेना चाहता है तो हेड ऑफ द सर्कल को वो एप्लीकेशन लिखेंगे और वहाँ से उनको परमिशन है वो दी जाती है। और ऐसे जो सेंडर होते हैं
जो कि ऐसे बैगों को भेजना चाहते हैं वो क्या करेंगे, तो वो कुछ अमाउंट या तो कैश में या पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग बैंक की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट है वहाँ, या फिर नेशनल सेविंग के जो सर्टिफिकेट हैं जो कि प्लेस किए जाते हैं किसको, हेड ऑफ द सर्किल को, या फिर SBI की गारंटी के रूप में उनको कैश देना होगा। बेसिकली ये है कि उनको कुछ अमाउंट पे करना होगा एज ए सिक्योरिटी के रूप में। जैसे ही वो अपने अमाउंट को जमा करते हैं तो उनके बाद में या जमा करने के बाद में उनको एक लाइसेंस दिया जाता है, और वो लाइसेंस होता है कि वो व्यक्ति या वो इंसान ऐसे बैगों को, बल्क बैगों को पोस्ट करने के लिए ऑथराइज हो जाता है। अगर इस केस में कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, तो उस केस में क्या करना है, तो डायरेक्टर जनरल होते हैं, महानिदेशक होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उनके पास में जाता है ये केस, और उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। नेक्स्ट जान लेते हैं स्मॉल पैकेट के बारे में, और प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा यहाँ से गया था बेसिकली कि गिफ्ट बिक्री योग्य मूल्य की जो वस्तुएं हैं या मर्चेंडाइज सैंपल्स हैं, माल का अगर कोई नमूना है तो इनको स्मॉल पैकेट के रूप में भेज सकते हैं, और वहां पर लिखा हुआ था कि इनको नहीं भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि बिक्री योग्य मूल्य की वस्तुएं, गिफ्ट, माल का नमूना आदि को स्मॉल पैकेट के माध्यम से भेज सकते हैं। और स्मॉल पैकेट के माध्यम से किन किन चीज़ों को भेजा जाता है, तो कम मात्रा वाली सामग्रियों को लेटर पोस्ट के माध्यम से या स्मॉल पैकेट के माध्यम से भेजते हैं। और अधिकतम वजन सीमा एक स्मॉल पैकेट के रूप में अगर किसी आर्टिकल को भेजना है तो वो क्या है, तो वो होगी 2 kg। स्मॉल पैकेट शुड नॉट बियर एनी इंस्क्रिप्शंस और कंटेन डॉक्यूमेंट in the nature of current and personal corresponding or any document exchange between persons other than the sender and the addressee। बेसिकली ये है कि कोई भेजने वाला व्यक्ति है और एक व्यक्ति पाने वाला है, यानी कि एक सेंडर है और एक एड्रेसी है। इनके अलावा अगर कोई पत्र व्यवहार है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए है, तो ऐसे जो पत्र व्यवहार है वो स्मॉल पैकेट के अंतर्गत नहीं आते हैं, और इनके अंतर्गत कोई भी इंस्क्रिप्शंस या कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजा जाता है। They should not contain any postage stamps or form of prepayment whether cancelled or not, और any paper representing a monetary value, यानी कि इन पर पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, या किसी भी तरीके का प्री पेमेंट का जो फॉर्म है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैंसिल हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब जानते हैं ऐसी कंडीशंस के बारे में, ऐसी इंडिकेशंस के बारे में जो कि या तो स्मॉल पैकेट के ऊपर लिखा होना चाहिए, यानी कि स्मॉल पैकेट का जो आर्टिकल है उस पर लिखा होना चाहिए, या उसके ऊपर कुछ कागज वगैरह लगा के लिखना चाहिए। बेसिकली ये कि द फॉलोइंग इंडिकेशंस आर आल्सो परमिटेड इधर ऑन द आउटसाइड, यानी कि या तो बाहरी सतह पर या फिर ऑन द कंटेंट्स, यानी कि या तो स्मॉल पैकेट के जो सामग्री है उसके ऊपर एक सेपरेट सीट में चिपकाना चाहिए। तो वो क्या क्या है, तो स्मॉल पैकेट के ऊपर प्रेषक का नाम और प्राप्तकर्ता का नाम, बेसिकली सेंडर का नाम और एड्रेसी का नाम लिखना ही होगा, इनके बिना तो डाक ही आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। ट्रेडमार्क बिल्कुल होना चाहिए, ट्रेडमार्क भी सेपरेट सीट पर उनको इंडिकेट करना है। भेजने वाले और पाने वाले के बीच में जो सामंजस्य है उसको भी भेजना है, और पंजीकरण संख्या, मूल्य, वजन का विवरण, आयतन, साइज, मात्रा या और अन्य जो रिलेटेड सोर्सेज हैं वो सभी इनके ऊपर पहले से अंकित होने चाहिए, इंडिकेट होने चाहिए। और एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरर या सप्लायर या ऐसा कोई सोर्स ऑफ द गुड्स है या कंसर्न पर्सन है, यानी कि इससे संबंधित जो भी पर्सन है, फॉर हुम द गुड्स आर इंटेंडेड, यानी कि जिनके लिए ये सामान है वो पहुंचाया जा रहा है, तो उनके लिए एक शॉर्ट नोट रेफरिंग होना ही चाहिए। नेक्स्ट, document not in the nature of current and personal correspondence but exchanged between the sender and the addressee can be sent in small packets। बेसिकली यहाँ कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी कि डॉक्यूमेंट नॉट इन द नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल करस्पॉन्डेंस, यानी कि जो
ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि करंट के नहीं हो और पर्सनल करस्पॉन्डेंस से नहीं हो, निजी पत्राचार से संबंधित नहीं हो, लेकिन एक्शंस किए जा सकते हैं किन किन के बीच में, सेंडर और एड्रेसी के बीच में स्मॉल पैकेट्स के रूप में। वैध यानी कि वैलिड और जो वाणिज्यिक डॉक्यूमेंट हैं या पुराने पत्र व्यवहार हैं या इंश्योर्ड डॉक्यूमेंट हैं आदि को स्मॉल पैकेट की परिभाषा में आते हैं, यानी कि इनको स्मॉल पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस जो कि लेटर्स के लिए है वही स्मॉल पैकेट के लिए भी है, मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशंस हैं वो। और इनके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, यानी कि स्मॉल पैकेट का जो आर्टिकल है उसके ऊपर पैकेट्स पैकेट्स या फिर स्मॉल पैकेट्स हिंदी में लिखा होना चाहिए, या ऐसा कोई और शब्द जो कि वहाँ की जो कंट्री है, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है, गंतव्य देश है, वहाँ जिस लैंग्वेज में लोग समझते हो उस लैंग्वेज में स्मॉल पैकेट्स लिखा होना चाहिए। बेसिकली इंग्लिश में स्मॉल पैकेट्स कहते हैं। और दूसरा इंडिकेशंस क्या है, वो है पैकेट्स पैकेट्स। और प्रश्न पूछा ये भी जा सकता है कि पैकेट पैकेट्स को क्या कहते हैं, पैकेट्स पैकेट को स्मॉल पैकेट ही कहते हैं, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम ही है। पेनल्टी क्या है, अगर कोई जो आर्टिकल है वो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में जो स्मॉल पैकेट हैं जो कि उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें आरटीएस किया जाता है, रिटर्न टू सेंडर किया जाता है, प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है और उनसे जो पोस्टेज चार्जेस हैं वो दोगुनी, यानी कि अगर उन पर 1 रुपया बकाया है तो सेंडर से कितने लिए जाएंगे, 2 रुपये लिए जाएंगे, यानी कि दोगुनी पोस्टेज का जो मूल्य है वो वसूला जाता है। अगर कोई पोस्टेज अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड स्मॉल पैकेट्स है तो उस कंडीशन में क्या है, तो स्मॉल पैकेट्स जिनका भुगतान बिल्कुल नहीं हुआ हो, यानी कि वो अनपेड हो, या जिनका आधा अधूरा भुगतान हो यानी कि इनसफिशिएंटली पेड हो, तो उन्हें आगे फर्दर ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, उन्हें भी रिटर्न टू सेंडर यानी कि आरटीएस किया जाता है। और जब इनका पूर्ण भुगतान हो जाता है तब इन्हें फर्दर आगे एड्रेसी के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, यानी कि जो अंध साहित्य है उनके बारे में जानते हैं। तो ब्लेंड लिटरेचर लिखा हुआ हो या सीसोग्राम्स कहीं लिखा हुआ हो तो इन दोनों का मतलब क्या है, तो इन दोनों का मतलब भी अंधे साहित्य ही है। तो अंधे लोगों के लिए लेटर, पॉलिटिकल किताबें और प्लेट जो कि ब्रेल हैं या किसी दूसरे विशेष प्रकार से छपे हुए हैं, इनको अंध साहित्य के रूप में भेजा जा सकता है। बेसिकली ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में किसी भी लेटर्स को, पॉलिटिकल को, किताबों को या ब्रेल की जो प्लेट्स हैं उनको या अन्य किसी प्रकार से छपे हुए जो भी आर्टिकल्स हैं उनको ब्लाइंड के लिए भेजा जा सकता है, अंध लोगों के लिए भेजा जा सकता है। और क्या क्या भेजा जा सकता है, कोई ऑथराइज शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा अगर कोई साउंड रिकॉर्डिंग है तो उन्हें भी अंध साहित्य के रूप में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट बीएलपी के रूप में उन्हें भेजा जा सकता है। तो एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पर क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन इंस्क्रिप्शंस और डॉक्यूमेंट वेदर इन द नेचर ऑफ पर्सनल करस्पॉन्डेंस और नॉट। प्रश्न यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पर इंस्क्रिप्शंस और डॉक्यूमेंट को कंटेंट किया जा सकता है कि नहीं, तो उसका आंसर था बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पर इंस्क्रिप्शंस और डॉक्यूमेंट्स को कंटेंट नहीं किया जा सकता, उनको नहीं भेजा जा सकता, चाहे वो निजी पत्राचार से संबंधित हो या नहीं हो। और इस केस में भी जो डायमेंशंस हैं वो लेटर्स की हैं, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई की जो लिमिट है, माप की जो सीमा है, जो भी लिमिट्स हैं डायमेंशंस की वही माप की सीमाएं हैं जो कि लेटर्स के लिए हैं। तो बेसिकली लेटर्स की जो माप हैं, जो भी डायमेंशंस हैं उनको याद रखना ही होगा। और प्रश्न तो यहाँ से भी पूछा गया था कि मैक्सिमम वेट लिमिट क्या होता है बीएलपी के लिए, तो फॉरेन पोस्ट के मामले में भी 7 kg ही होता है। और जो शब्द सीसोग्राम्स है या लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड है उसे कहाँ पर लिखना होगा, तो आर्टिकल पर जिस तरफ एड्रेस लिखा होगा उसके दाईं और ऊपरी हिस्से पर, यानी कि राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर जो हिस्सा है
वहां पर शब्द शीशोग्राम्स या लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड लिखा जाएगा। और उसकी पैकिंग किस तरीके से की जाएगी, तो पैकिंग इस तरीके से की जानी चाहिए कि जो भी कंटेंट्स है, जो भी सामान है, जो भी बीएलपी के रूप में सामान भेजा जा रहा है, उसकी जो चेकिंग है वो आसानी से हो सके और जल्दी हो सके। और प्रश्न लास्ट ईयर में यहाँ से भी पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा गया था कि अन्य साहित्य के जो पैकेट्स हैं उन पर पोस्टेज फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एक्नॉलेजमेंट फीस और पूछताछ की फीस, अगर उन्हें ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को बाई सरफेस ट्रांसमिट किया जा रहा है तो उस केस में ये चार्जेस यानी कि सतह के द्वारा भेजने वाले जो भी चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस में इनको क्या दी गई है, छूट दी गई है, यानी कि इनको एग्जेम्प्टेड किया गया है। अन्य साहित्य के पैकेटों पर किसी भी प्रकार की पोस्टेज फी नहीं लगती, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते, पावती की शुल्क नहीं लगती, पूछताछ की शुल्क नहीं लगती और इन्हें बाई इनलैंड पोस्ट यानी कि बाई सरफेस ट्रांसमिट किया जाता है, बाई सरफेस ट्रांसमिट किया जाता है तो इन पर वो भी चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन किंतु परंतु इन पर जो हवाई चार्जेस हैं, चाहे वो हवाई चार्जेस हो या फिर पावती को अगर कोई हवाई माध्यम से भेजना चाहता है, बाई एयरमेल भेजना चाहता है, तो उस केस में जो चार्जेस हैं वो प्रिंटेड पेपर पर लगते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन पर भी लगेंगे। और अगर कोई आर्टिकल उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उन्हें भी आरटीएस किया जाता है, यानी कि रिटर्न टू सेंडर किया जाता है। और इसी नोट पर इस वीडियो को करते हैं हम एंड। ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद। और इसी के साथ में हम लोग कर लेते हैं सेक्शन नंबर 3 को आज पूरा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर 4 को। धन्यवाद।